जय हिंद, जय बिहार। अभी हम अपने बच्चे को कंसंट्रेट करने का गुण बता रहे थे तो कुछ बच्चे यहाँ हंस रहे थे। क्या बोलते हैं, बंदर जाने आदि का स्वाद। जिसने परमात्मा को अनुभूति किया है, जो सही रास्ते पर चलते हैं, उनका माइंड कंसंट्रेट होने में सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं। मेरे पास भी अभी भी 2 मिनट लग जाता है लगभग। तो इस तरह से किसी चीज़ को ना जाने तो उसका मजाक ना उड़ाएं। वो परमात्मा में इतनी शक्तियाँ होता है ना कि जो चाहे वो जब चाहे वो कर सकता है। हम सब आज पढ़ रहे हैं जल। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। ये शरीर हमारे 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षितिज जल पावक गगन और समीर से। तो आज हम लोग क्षितिज जल, तो जल पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पढ़ चुके हैं, वन भी पढ़ चुके हैं। तो ये शरीर जिस चीज़ से बना है, ऐसे हम लोग बहुत अहंकार करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं है। इस परमात्मा का दिया हुआ केवल शरीर उसी का है और उसी को मैं समर्पित करता हूँ। जो चाहे वो हमसे करवा ले अच्छे काम, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। आप लोगों को भी अच्छा बुद्धि दे, बस यही हम उनसे विनती करते हैं। और ज़्यादा विनती करते हैं कि जो हमसे कल मिलना नहीं चाहते थे, परमात्मा मुझे इतनी शक्तियाँ दे, मेरे बच्चों को इतनी शक्तियाँ दे कि अपने काम में इतना व्यस्त हो जाए कि जो उससे कल मिलना नहीं चाहता था उसके लिए तड़प उठे मिलने के लिए, फिर भी वो ना मिले। चलते हैं जल संसाधन। तो जल, हमारे शरीर में भी पानी है। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं पानी ख़त्म हो गया है तो पानी चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? तो कैसे पानी चढ़ाते हैं? बाल्टी से। वो एक विशेष प्रकार का पानी होता है, उसको चढ़ाया जाता है निडल के सहायता से। तो चलिए जल के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे। इतना चारों तरफ 3-4 पानी होते हुए भी एक दिन ऐसा समय आने वाला है कि हम पानी के लिए तरसेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ है, लेकिन उस प्रकृति में किसी भी चीज़ का अगर माँ बाप का हम अपमान किए तो एक दिन ऐसा समय आता है कि माँ बाप नहीं मिलता है ज़रूरत पर। तो बहुत सारी चीज़ें, जिस चीज़ का हम अपमान करते हैं उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। प्रकृति का हम बिल्कुल दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधे जंतु, ये पर्यावरण, इन सब का हम दोहन कर रहे हैं। पर्यावरण को तेज़ी से प्रदूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जल बिना जीवन का, जल बिना जीवन का, चाहे किसी भी प्राणी के बिना जल का उसका जीवन संभव नहीं है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जल के बिना तो तड़प के मर जाते हैं। मछली बिन मीन प्यासी। अब मछलियां हैं तो मछलियों का तो जल जीवन ही है, जल ही जीवन है। और जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे खनिज से, ज़मीन से जल लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, पर्णहरित की सहायता से। हम लोग भी जल पीते हैं, अगर पानी प्यासे प्यासे मर जाएंगे। जल खाना के बिना 2-4-10 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं। अब ऐसा समय आएगा कि जिस चीज़ का हम उपयोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे तैसे कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, जल को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा भी वक्त आने वाला है कि उस पानी के एक बूंद के लिए हम लोग तरसेंगे, पीने वाला जल के लिए। आज देखते हैं कहीं जाते हैं सफ़र में तो बोतल मिलता है पानी से, यानी जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है उसके लिए हमको शुल्क चुकाना पड़ रहा है। क्यों? मेरी गलती की वजह से पानी का जलस्तर खत्म होते जा रहा है, पीने वाले पानी का जलस्तर खत्म होते जा रहा है। पानी तो हिमालय से चलेगा, बर्फ़ गल के, और गंगा हिमालय से निकलते हुए नदियाँ बन के आएंगी। इस तरह से सवाल ये है कि क्या पीने वाले शुद्ध जल मिलेंगे? कल लोग नदी घाटी की सभ्यताओं में, तमाम नदी घाटी सभ्यताएं, तमाम सभ्यताएं नदी घाटी के किनारे विकसित हुई। क्यों? क्योंकि उनके पीने के लिए शुद्ध जल मिलता था। लेकिन आज मिल रहा है? गंगा में नहाने से पाप धुल जाते थे, कुछ रोग खत्म हो जाते थे। तो गंगा से निकलने वाली जो भी पर्वतों पहाड़ों से गुजरते हुए जड़ी बूटियों का जो भी आता था मटेरियल जल में, वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि गंगा गंदा हो चुका है। हम जैसे महान लोग उस गंगा को गंदा कर दिए हैं। अपनी माँ के आंचल को तो गंदा करने में देर ही नहीं लगाते हैं, तो गंगा को अगर गंदा कर दिए तो कौन सा बुरा किए हैं? नहीं ना, कोई बुरा किए हैं? जिस माँ ने जन्म किया उसका हम बात नहीं मानते, उसको लात मारते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं, गाली बकते हैं। उसके बाद तो समझो कि कोई फकीर का कोई बात मान लेता है, किस लिए समझ के कि वो दुआ देगा, दान देता है, लेकिन माँ बाप को लोग खिलाना नहीं चाहते हैं। कितना बुरा वक्त आ गया है। अरे लड़कों तो क्या, मैं लड़कियों को कहूँगा कि माँ का संरक्षण करती है, वो अपनी माँ का बात नहीं मानते हैं। ऐसे सुनने में आता है तो कलेजा फट जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। खैर, वो भी एक दिन माँ बनेंगे, उनको इनका पनिशमेंट मिलना ही मिलना है, ब्याज समेत मिलेगा।
चिंता ना करें, जब जल संकट आएगा तो फिलहाल अभी दोहन मत करिए पानी का, पीने वाले जल का, और नहीं तो फिर समुद्र के जल को आसवन विधि द्वारा, घबराइए मत कि आने वाले पीढ़ियाँ नहीं चलेंगे। आज इतने इतने बोतल में मिल रहे हैं, कल इतने इतने बोतल में 100 रुपये का मिलेंगे पीने वाला जल, धोने वाला जल अलगे मिलेगा, पीने वाला जल अलगे मिलेगा। बात आप समझ गए ना? तो शुद्ध जल नसीब नहीं होगा, बोतल में लेना पड़ेगा। जिस तरह से हम लीटर से पानी लेते हैं ना, उसी तरह से लीटर से पानी मिलेगा आपको एक दिन समय आएगा तो, ठीक है। वो क्या करेगा, सागर के जल को आसवन विधि द्वारा रिफाइन करेगा, रिफाइन करके आपको पीने के लिए आप तक पहुंचाएगा। आइए जो देव बोलना था, तो जल के बहुत सारे संकट है, कहीं सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, कहीं बाढ़ आ जाता है, तो क्या करेंगे हम, कैसे उसकी पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे। तो जिस क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है वहाँ से हम डैम बना के पानी, जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता उस क्षेत्र में हम डैम बना के पानी पहुँचाएंगे, तो सिंचाई का साधन हो जाएगा। नौकायान कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, जहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है वहाँ से बाढ़ कम कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए मेरे पास 500 क्विंटल चावल है, तो 500 गांव का घर है, अगर 1 क्विंटल देंगे तो मेरे यहाँ कोठरी खाली हो गया कि नहीं हो गया, कई कोठरी खाली हो गया। तो उसी तरह से वो पानी है हम डैम बना के लाएंगे, उसका सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, ठीक है। आइए जरा देखते हैं क्या कहता है किताब में। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है, उसमें मात्र 2.5% ही अलवणीय यानी मीठा जल है, 2.5%। आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आप बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? क्योंकि हर साल वहाँ बाढ़ आता है, नेपाल से आने वाले पानी भी तबाही मचा देता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, जन धन माल जाल सबकी क्षति होता है, और कोसी नदी में बाढ़ आना ही आना रहता है, क्योंकि नेपाल का पानी छोड़ता है उसी ओर से, ठीक है। आज जहाँ गलती हुआ आप भी बताएंगे, क्योंकि उतना ज्ञान हम लोग मिलके समेट पाएंगे। विषय में सुना होगा, टीवी समाचार पत्र आकाशवाणी पर देखा होगा या सुना होगा कि बाढ़ की विभीषिका अत्यंत प्रलयंकारी थी, जिसमें अपार जान माल की क्षति हुई। बाढ़ आती है तो चारों तरफ से एकदम सब लपेट सपेट के लेके चला जाता है, ठीक है ना। यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल जहाँ एक ओर प्रलय का तांडव करते हैं तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता की रचना करते हैं। बिल्कुल, अगर एक तरफ पानी आ जाए, जहाँ पानी नहीं, अगर उस क्षेत्र में पानी चला जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, धरती में नमी आ जाएगा, सुखाड़ नहीं पड़ेगा, नमी होने से कम एक फसल अवश्य हो जाएगा। लेकिन पानी पड़ेगा ही नहीं तो बिल्कुल बंजर हो जाएगा ज़मीन, उसमें नमी रहबे नहीं करेगा तो फसल कैसे होगा। यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी के किनारे हुआ। हम पहले ही बताए हैं कि सबसे पहले सभी सभ्यताओं का हड़प्पा संस्कृति जितना भी हो, आज हम पटना नदी के किनारे बसे हुए ना, पटना कहाँ, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो तमाम सभ्यताओं का विकास गंगा नदी के किनारे ही विकसित, मतलब नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि पीने के लिए जल, खेत पटाने के लिए, सिंचाई के लिए पानी, सब कुछ वहाँ से उपलब्ध हो जाता था। यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी के किनारे हुआ। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो कहीं औद्योगिक मशीन को ठंडा करने के लिए। देखिए आप देखते हैं ट्रक बस में एक रेडी वाटर होता है, रेडी और वाटर, ध्यान से सुनिए, रेडी और वाटर। वाटर तैयार है क्या, मशीन को ठंडा करने के लिए। रेडी वाटर, रेडी मैंने तैयार, वाटर मैंने पानी, पानी तैयार है मशीन को सहायता करने के लिए, मशीन को सहायता करने के लिए तो टंकी रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, इंजन को ठंडा किया जाता है उसके माध्यम से। मतलब जो आप कूलर लगाते हैं ना, तो कूलर में भी फैन चलता है ना, तो उसमें भी एक तरह से फैन चलते रहता है, वाष्पित करता रहता है पानी को, और वहाँ पर इंजन को ठंडा करते रहता है। आधुनिक औद्योगिक में जल भी, अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, डैम बना के, मान लीजिए कि पानी की सतह इतना नीचे से जा रहा है, ठीक है, हम डैम बना देंगे, पानी की सतह यहाँ से गिरेगा और धार बना के गिरेगा, यहाँ हम एथी लगा देंगे, क्या बोलते हैं, डायफ्राम, क्या बोलते हैं जी उसको, बताओ ना भैया, क्या घूमता है, टरबाइन, टरबाइन लगा देंगे। टरबाइन क्या करेगा, यहाँ से पानी धार पर गिरेगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा आगे जो डायनेमो घूमेगा, डायनेमो घूमेगा तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। क्या बदल देगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब वहाँ से मशीन लगा के ले जाएंगे ट्रांसफार्मर, जहाँ पर स्टेशन है, सब स्टेशन है, सब स्टेशन पर या स्टेशन पर ले जाएंगे, वहाँ से तुरंत डीसी को एसी में बदलेगा, एसी को डीसी में बदलेगा, बदलते हुए एकदम फटाक हमारे पर नहीं, ये डीसी को एसी में चेंज कर देगा,
AC से बदल करके फिर हमारे पास आएगा स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। सब स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ से मेरे पास भेजता है, नहीं वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ से मेरे पास स्टेप डाउन लेके आएगा। यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बदल के मेरे पास भेजेगा और हम उसका उपयोग करेंगे। घरेलू उपयोग के लिए 220 होता है, घरेलू उपयोग के लिए कितना होता है 220, और इसके बाद मोटर वगैरह चलाने के लिए 440 होता है। ठीक है, देखिएगा 3 तार आता है, 3 तार में ऐसा 4 तार मिलेगा, 4 तार में 3 तार, 3 फेज होता है और एक ठंडा तार होता है। ठीक है, अब आप घर में डोमेस्टिक लाइन एक फेज से अधिक नहीं ले सकते हैं। अगर आप एक फेज से अधिक लिए हैं तो आप परमिशन ग्रांट करवाइए विद्युत बोर्ड से, अगर नहीं तो अगर रेड पर आता लाखों रुपये आप पर फाइन किया जा सकता है। इसलिए एक फेज ही लागू है। अगर 2 फेज लिए हुए हैं तो 2 फेज आपको बताना पड़ेगा कि हम 2 फेज लिए हुए हैं, 3 फेज लिए हुए हैं, तो उसके लिए चार्ज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। खैर चलिए, तो हम पानी से क्या बनाते हैं, बिजली भी पैदा करते हैं, हम मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, नौकायान भी कर सकते हैं, बहुत तरह के काम कर सकते हैं जल से। पहले हमारे यहाँ कहाँ उतरता था, बंदरगाह पर जितने भी माल आते जाते थे, कहा भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा। भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा। तो कहा हमारा भारत पहले नहीं था, था ना जी। तो वहाँ या उतरा, कहा कर बाप रे बाप इतना सुंदर है, अब यही जाके सबके बता दिया, अंग्रेजी में साला चला यहाँ टपकते टपकते बिजनेस करेला, सब लूट के चल गया। लूटेगा यार, अब लूटेगा तो लोला कूच देंगे। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 जल से ढका हुआ है, 3/4, 3/4 यानी 1/4, 3/4 हो गया तो 1/4 मिला देंगे तो 1 हो जाएगा ना, यानी 3/4 पानी है, 75% पानी है। आप बताइए कितने प्रतिशत पानी है, 3/4। क्लियर। अधिकांश जल लवणीय है, उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है। स्वच्छ जल सतही अफवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। स्वच्छ जल पीने वाला कहाँ, भूमिगत जल से होता है। हम लोग बोरिंग धंसाते हैं ना, आप बोरिंग से पानी निकालते हैं या कुआं से पानी निकालते हैं और पीने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। जैसा इन स्रोतों का सतत नवीकरणीय और पुनर्भरण जल चक्रीय द्वारा होता है। अब वर्षा होगी, वर्षा जल फिर कहाँ जाएगा, जमीन में जाएगा, इसलिए छोटे तालाब वगैरह बनाए रख, पोखर तालाब ये सब रहना बहुत ज़रूरी है। जितने भी वर्षा जल से पानी आएंगे पोखर तालाब में हट जाएंगे और सब पानी क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पीकरण होकर ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, वर्षा होगा, और जो नीचे जाएगा भूमिगत जल होगा, भूमिगत स्रोत को बूढ़ा कर देगा। जल चक्र गतिशील होते हैं जिस कारण जल का नवीकरणीय निर्बाध गति होता रहता है। यही कारण है कि एक नवीकरणीय संसाधन भी है। फिर भी विश्व के अनेक देश में अनेक क्षेत्र जल के प्यासे हैं। अब बताइए रेगिस्तान में पानी मिलता है जी? अब मालूम है एक जगह हम देखे थे वीडियो में कि वहाँ 3 शादियाँ करता था। एक अगर बूढ़ा हो गया ना, मतलब कि औरत थोड़ा बूढ़ी हो गई तो फिर दूसरा शादी करेगा। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? पानी भरने के लिए। अब उससे पानी नहीं आएगा तो दूसरा शादी। उस गाँव की पूरा परंपरा था, 3 किलोमीटर दूर से पानी आता था। बात समझ में आ गया? ऐसे ऐसे परंपरा हैं, क्या करिएगा। तो सरकार को सभी ओर चौहद्दी ध्यान देना चाहिए। हम लोग अगर एक बात ध्यान दें कि सभी क्षेत्रों में समान अगर विकास हो जाए तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया होने में वक्त नहीं लगेगा। कहा जाता है कि पूत सपूत तक का धन संचय। अगर बाल बच्चे अच्छे हो जाएं तो उसके लिए धन जमा नहीं करना है। अगर हमारे हिंदुस्तान वासी अच्छे हो जाएंगे तो फिर हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाएंगे। अब पूत कपूत तक का धन संचय। अगर कपूत बाल बच्चा निकल जाएगा तो सोना की चिड़िया बना के भी क्या करेंगे? सब तो लुटेरा खत्म कर देगा, बदमस्मन पियाँ कुआँक। है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं है? तो सबसे बड़ा पूंजी कौन है? आप हैं। हम हिंदुस्तान की पूंजी हैं, आप सभी लोग हिंदुस्तान की पूंजी हैं। अब बोलेंगे पूंजी कैसे हैं? तो पूंजी नहीं, हम आपको संसाधन कहेंगे। आप संसाधन हैं, आप कमाएंगे विदेश जाके, विदेशी मुद्रा आप लाएंगे, इंडिया में चेंज होगा और यहाँ का करेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम प्यार से बोल रहे हैं कि बात करने वाले सावधान हो जाएं। अब हमारे पास जल के स्रोत क्या हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्षा होगी, कुछ नदी तालाब पोखर में जमा होंगे, कुछ नदी में बह जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा। इसके बाद कुछ जल नदी पोखर में बचेंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे।
कुछ जल वाष्पीकृत हो जाएंगे, कुछ भूमिगत हो जाएंगे। भूमिगत जल हमको फिर पीने के लिए मिल जाएगा, और जो वाष्पीकृत होंगे वो बादल से फिर टकरा के मतलब बादल बनेंगे, फिर वर्षा होगी। बात समझ में आ गया? देखते हैं इसमें क्या कहता है। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? निशा, पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? पानी है, पानी लगभग नीला होता है। चलिए, ब्लू प्लेनेट कहते हैं कि संज्ञा दी गई। यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। कितने भाग में बांटा गया है? भूपृष्ठीय जल, जल स्तर पर, नदी वदी में मिलता है ना, कहीं तालाब वालाब में। भूमिगत जल, जमीन के अंदर बोरिंग धंसाते हैं, है ना। वायुमंडलीय जल, वायुमंडल में भी वर्षा होता है, कभी कभी ठंडा ठंडा हवा क्या बह रहा है ना। तो एक बार एक कोर्ट में केस गया, तो कहा जी हुजूर, उस समय जाड़े का समय था, क्योंकि लोग चादर ओढ़े हुए थे। तो मेरे गांव के एक बाबा हंसने लगे, कटघरे में खड़े थे, हंसने लगे। तो कहें, जज साहब पूछे कि बाबा आप हंस क्यों रहे हैं? तो कहा क्या कहूँ बाबा, ये पता नहीं कहाँ से वकील आ गया है, पढ़ाई की चोरी करके आ गया है। तो कहा क्यों बाबा? वकील को लगा लौंगिया मिर्ची। कहा कि जज साहब, न माघे जार न पूसे जार, जबे बेयार तबे जार। जब जब वाष्पित होकर हवाएं ठंडी चलेंगी तब जाड़ा महसूस होगा। तो चादर ओढ़ लेंगे तो कहने का मतलब जाड़ा का सीजन है। कैसे खंडित हो गया, खत्म। इतनी सी बात पर वकील का दिमाग घूम गया, जजों का। आपको वहाँ ये तथ्य साबित करना रहता है कि ये जो घटनाएं हुए इस सीजन में हुई है, तो बस खाली इतने साबित कर दे कि उस सीजन नहीं था, बस काम खत्म। सर जी, हाँ जी, माघे जार न पूसे जार, तबे बेयार तबे जार। वायुमंडलीय और महासागरीय, महासागर में भी जल है, गर्मी पड़ता है, वाष्पित होते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर वर्षा जल के बन के कहाँ आते हैं? बताइए जी, आप बताइए, वर्षा जल बन के कैसे आता है? वर्षा जल से ये दो काम एक साथ जैसे बारिश का जल धरती पे आया तो साइक्लिंग होगा, ताकि सूर्य का प्रकाश होगा, जिससे वाष्पीकरण होगा, जिससे बादल का निर्माण होगा। बट बादल अपने में टकराएंगे और कहीं पर एक जगह जाके बारिश हो जाएगी। आप में इतनी कैपेसिटी है कि किसी चीज़ को एक बार में आप टैली कर सकते हैं, लेकिन माइंड आपका भटकता है जो अच्छी तरह से। चलिए बैठ जाइए, साइड कर दो जी वहाँ से। जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र है। इसी कारण इसे जलधि कहते हैं, जलधि तरंग। याद आया? क्या कहते हैं? जलधि। यहाँ सागरों का क्षेत्र है ये भारत। हमारे जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का भी प्रत्यक्षता उपयोग होता है, अतः इन स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। भूपृष्ठीय जल मतलब भूपृष्ठीय, ऊपर पटल पर जो जल है उसके बारे में जरा देखिए सही या गलत। भूपृष्ठीय जल, धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। वर्षा होता है, नदी तालाब में पानी भर जाता है ना। वर्षण का आपको पता है, जो पहली बार वर्षा जल होता है उस वर्षा जल को, या दूसरी बार भी हो तो उस वर्षा जल को स्टोर करके गैलन में रख लीजिए। आप उसका बैटरी के पानी जो होता है ना, उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लगभग 20% भाग वाष्पित होकर पुनः वायुमंडल में चला जाता है। 20% वाष्पित हो गया, बाकी कहाँ गया? 80%। 20% वाष्पित हो गया, बाकी कितना बचा? 80%। कुछ सागर में बह के चला गया, कुछ भूमिगत जल में चला गया। तो मान लीजिए 50% भूमिगत जल में चला गया, खेत वगैरह में रहता है ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जो बाढ़ का पानी रफ्तार से चला जा रहा है उसको हम किसी भी तरीक़ा से डैम बना के क्या करेंगे? डैम बनाएंगे, डैम को ऐसे मोड़ेंगे। मेरे इस क्षेत्र में अगर दक्षिणी बिहार में अगर पानी नहीं, उत्तरी बिहार में ज़्यादा पानी होता है, तो इसे हम डैम बना के दक्षिणी बिहार की तरफ लेके आएंगे और पूरा पानी से क्या हो जाएगा? सारा खेत पट जाएगा। तो नया पानी के साथ कुछ पानी देखते हैं, जब क्या बोलते हैं, जब बाढ़ का सीजन आता है तो पानी एकदम स्वच्छ रहता है, कज्जल रहता है ना। नहीं रहता है तो सही बोलना, नहीं रहता है, माटी उटी दह के आता है। और माटी कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं खेत से, यानी उर्वरा शक्ति लिए रहता है। अगर वही माटी वाला पानी खेत में घुस जाएगा तो माटी का परत पड़ जाएगा और उर्वरक का काम करेगा। अब बहुत अच्छा, दियर में अच्छा गेहूँ होता है कि नहीं होता है? खाद नहीं हो डालिए तो हो गया। तो क्यों?
क्योंकि जो मिट्टी के साथ बह के नहीं भाई होता है। क्या जितना मात्रा में इधर खाद डाला जाता है उतना ही मात्रा में उधर खाद डालते हैं आप? कम डाला जाता है। अब बात मानिए ना, जिस साल बाढ़ आ जाता है, अगर मिट्टी का परत पड़ गया तो आपका खेत उर्वरक हो जाता है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है उसका। अभी कहिए कि 20 रोटी खाए वाला अगर 21 रोटी खा लिया तो क्या दिक्कत है? तैरने वाला सब 21 रोटी खाता है, आपको 20 रोटी में काम चल जा रहा है। एक रोटी से ईसा जानते हैं, एक रोटी और 4 को मछली के पीस से बहुत सारे लोगों को खिलाए थे। शायद आप नहीं जानते तो जानिए। कुछ अंश भूमिगत जल हो जाते हैं, जबकि अधिकांश भाग नदी नालों, झील, तालाबों तथा ताल तलैया में मिल जाते हैं। शेष जल सागर और महासागरों में मिल जाता है। उपरोक्त सभी पृष्ठ भूपटल पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस कोने पर बैठने वाली लड़की, चलिए जी आप बताइए, खड़ा आइए। भूपृष्ठीय जल, शिवानी जी, भूपृष्ठीय जल क्या होता है? माथा में रहता है, ढील नोचेंगे तो माथा में ऐसे आ जाएगा। कौन बताएगा? भूपृष्ठीय जल जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं निरामया पशु के समान है। कौन बताएगा? भूमि स्तरीय, खड़ा होके बताइए। हमको पक्का पता है, आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। भूमि स्तरीय जल को ये जलीय वर्षा हुआ, वर्षा जल से नदी तालाब गड्ढे में पानी आ गया, पानी फिर क्या होता है? वाष्पित होता है, कुछ ऊपर चला जाता है, कुछ भाग नदी तालाब में है तो भूमिगत हो जाता है, तो निकलने का साधन नहीं है, और जो निकलना है वो निकल जाता है। ठीक मछलियाँ की तरह, कुछ मछलियाँ फंस के रह जाता है गबड़वा में और कुछ गंगा जी में चल जाता है। बैठ जाइए। अब भूमिगत जल, वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा। एक बात और, चलिए अब यहाँ एक बात और क्या पता चला कि नदी, जो गंगा जी हुआ या नदी हुआ, नदी में जो बहते आता है मिट्टी आता है, तो मिट्टी का परत जो है ना, चिकनाई मिट्टी का परत जब जम जाएगा तो वहाँ पे पैर रखिएगा तब दलदल हो जाएगा। इसीलिए गंगा जी पानी अंततः नहीं सोख पाता है, वो भूमजल स्तर के कारण। समझ में आ गया बात? वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कठोर शैलीय आवरण जल भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के मतलब कि यहाँ पानी जमा हो गया गड्ढा में, और सब पानी कहाँ चला जाएगा? एक महीना पहले देखे थे, गए उधर साफ अपना कर लिए, पेटा गए तो जा पानी सुखल बा। बाकी आप समझदार हैं। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यम से जल डिस्कर और बड़े मात्रा में धरती में सपूर्ण हो जाते हैं। जल संसाधन का वितरण, तो अभी 2 भाग बताया। क्या क्या बताया? भूपृष्ठीय, भूमिगत जल, वायुमंडल जल और महासागरीय। 2 को तो बता दिए। भूपृष्ठीय कैसे होता है, भूमिगत जल कैसे होता है, वायुमंडल में बाष्पीकरण से जाता है, और बाकी बचे हुए पानी कहाँ चले जाते हैं? सागर में चले जाते हैं। चारों खंड खत्म। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जल स्रोत विविध रूप में, जल स्रोत कितने रूप में पाए जाते हैं उसका वर्णन करें। तो जल स्रोत 4 रूपों में पाए जाते हैं। पहला भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, तीसरा वायुमंडलीय और महासागरीय। क्लियर हो गया ना? अब जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन का वितरण कुछ जगह देखिए लिखा है, क्या आप जानते हैं विश्व की कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका बर्फ है। काजी अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों के बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में रहता है। यानी 75% मतलब जो गंगा से बह के आती है, नदियों से जो बह के आती है, वो हमारे पानी रहते हैं। लेकिन इतना ना गंदा कर दिए हैं कि अपना चेहरे नहीं दिखेगा तो पेट के अंदर कैसे जाएगा, मुंह के अंदर कैसे जाएगा, है कि नहीं? अब चलिए, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि आज गंगा का जल गंदा क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कितनों योजना निकाल देंगे, नहीं होगा। एक वो है साफ करने वाला, 99 को है गंदा करने वाला। देश की 144 करोड़ आबादी में एक आदमी कह रहा है कि गंगा को साफ करो, और बाकी 43,99,909 कह रहा है कि उसे गंदा गंदा कर रहा है। कैसे साफ होगा? हम लोग जिस दिन मिलकर ये प्रतिज्ञा कर ले कि गंगा को स्वच्छ रखना है, उस दिन गंगा अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। खाली हम एक चीज़, मूर्ति दहाएंगे, अरे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म को जानो कि पुरानी मूर्तियाँ रखना ही नहीं है। सबसे पहले अगर मूर्ति रखे हो तो इतना से बड़ा नहीं रख रहा है घर के अंदर, और किसी मूर्ति में तुम प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर उसे गंगा में प्रवाहित करते हो, अल्लाह तक लगने के लिए छोड़ देते हो। क्या धर्म के अनुकूल है? अगर नहीं जानता तो पढ़ो धर्मशास्त्र को, आप पूछो किसी पंडित से ये कहाँ का विधान है।
आप अपने घर में इतना बड़ा सा मूर्ति अधिक नहीं रख सकते हैं, ठीक है, और बस इतना अंगूठा से छोटा रखना है, ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और उसे घर में पूजा पाठ करिए, प्रतिदिन भोग लगाइए, उनका अच्छा से सेवा सत्कार करिए। अगर कोई फोटो भी रखे हुए हैं आप, तो उस फोटो का ही दोबारा पूजा करना है। एक बार आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसको लात मार के घर से निकाल देते हैं। इसीलिए तो लोग माँ बाप को भी घर से लात से मार के निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर संस्कारहीन हो गया। वही माँ बाप कहा कि मूर्ति को फेंक दो, तो कहता कि चल तोरो फेंक देंगे एक दिन। इसलिए संस्कार सीखो, संस्कार समझ में आए तो समझो, ना समझ में आए तो ना समझो। जल संसाधन का वितरण विश्व स्तर पर, तो गंगा को हम लोग एहसास से प्रण कर लें। अगर हम एक आदमी गंगा को गंदा नहीं कर रहे हैं, कम से कम उतना तो गंदा कर बच रहा है ना। हम सोचेंगे ये सब करी थे नहीं, तो हम जाके छप 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 छप। अरे अरे यार सोचो, कम से कम हम गंदा नहीं कर रहे। एक दिन इधर जा रहे थे तो वो लड़का कहा सर गाड़िया से नहीं जाते हैं। हम कल बेटा 10 रुपये इधर से जाने का, 10 रुपये आने का, 20 रुपया तेल का खर्च, 15 दिन 30 रुपया, 10 रुपया तुम में से कोई दे दो, मैं गाड़ी निकाल के चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा सोच है कि कम से कम हम एगो तो हैं कि कम से कम पर्यावरण को प्रदूषित कर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चीज़ 100 लोग सोचेंगे तो पर्यावरण कुछ तो बचेगा। हज़ारों लोग सोचेंगे, करोड़ों लोग सोचेंगे, तो एक दिन 144 करोड़ लोग जब सोचेंगे तो एक दिन देश मेरा स्वच्छ हो जाएगा। कोई IQ लेवल नापने का जरूरत नहीं, आँख कान नाक पर्यावरण के लिए। तो आप लोग गंदा करेंगे? नहीं करेंगे। विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है। अधिकांश जल कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। इसी कारण दक्षिणी, नक्शा से दिखाएंगे, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध का जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का जल स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जल दक्षिणी गोलार्ध में है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थल और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी कैसा है? नारंगी की तरह है ना, नीला। फिर भी जैव विविधताएं हेतु महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के लिए जल बहुत आवश्यक है। मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु। अब समुद्री जीव जंतु आप सोचते हैं कि हम ही एगो प्राणी रहते हैं। मछली समुद्रों में एक से एक प्राणी रहता है, हमनियों से भयंकर, जो जहाज के चदरा फाड़ देता है। और सबसे ज़्यादा जितने हम आविष्कार कर रहे हैं, अब देखिए, आप देखेंगे आसमान में बाज की कमी। आसमान में बाज दिखता है? पहले चक्कर लगाते रहता था। एगो बाज से अगर प्लेन टकरा जाए तो समझिए कि उसमें आग लग जाएगा। ड्राइवर को संभालते संभालते हालत बिगड़ जाता है, क्योंकि 600 स्पीड में जाता है और 600 स्पीड से जब वो टकराएगा तो समझिए पत्थर से ज़्यादा चोट करेगा। और उसमें प्रणोदक रहता है, रिफाइंड पेट्रोल, फटाक से आग पकड़ लेगा। अब तक कौवा चिड़ै नहीं लगता ज़्यादा। कुछ दिन अपन बाल बच्चा के कहिए कि कैसे कौआ काला होता था, ठीक है, कैसे तो फलनवा के तरह काला होता था। वही अभी सिखावे। चलिए, और भाई हम तो काग के तरह भी नहीं है, न कौवे के तरह हैं, हम तो बीच में हैं। पक्का रंग है, पक्का। मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु, वनस्पतियों, खनिजों का भंडार पाया जाता है। क्या बोलते हैं, जमीन के अंदर भी जहाँ सागर समुद्र है वहाँ भी क्या पाया जाता है? तेलों का भंडार। अब मान लीजिए कि जलीय जीव जंतु जैसे मछली, मान लीजिए मछली हुआ तो मछली तो उसमें तेल निकलता है कि नहीं मछली में? अब मान लीजिए कि कितना मछली, कितना वेल मछली, बड़ा बड़ा चीज़ होता है जो मरा, तो कहाँ जाएगा? समुद्र के नीचे। फिर उसका मिट्टी का स्तर पड़ जाएगा, वो जलते 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 लाखों लाखों वर्ष हो जाएगा, तो तेलवा जाते कहाँ? छनाई थे मम्मी, सब्जी छपी था तीनों में, वही एक दिन बन के स्टोर होके कहाँ निकलेगा? पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, उसको रिफाइन किया जाएगा। तो भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। विश्व का 16% आबादी यहाँ है। अब सोच लीजिए, 16 छक 96, यानी 1/6। 100 में 16 आदमी हिंदुस्तान का है। और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ शायद ही मेरा एक इंडियन नहीं है। गर्व है इंडियन होने पर, बिहारी होने पर। इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही है। आबादी तो इतना है, लेकिन मात्र 4% जल ही स्वच्छ है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो नल खुला रहे तो आप क्या करेंगे? उसको बंद कर देंगे ना। अच्छा, तो डेली खुला रहता है, हमें बंद करिएगा, कहिए कि इस तरह पानी मत बहाओ। तथा 1869 घन बंद करेगा तो कहा कि हम खेत पटा रहे हैं। 1869 घन किलोमीटर, हम लोग व्यर्थ बात करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा।
1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से प्रवाहित होती है। आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता 174 अरब घन मीटर हो गई है, जो आज देश में स्वतंत्रता के बाद 18 अरब घन मीटर थी। अंग्रेज आया, हमारे देश में बहुत सारे नहर का खनन किया। उसके बाद हम देख रहे हैं इधर में नए समय में कि मोदी जी आए हैं तो सब नहर को उड़ाही करवा रहे हैं। तो नहर जो गबड़ा हो रहा है तो उसमें तो पानी टिक जाएगा, कहीं से पानी आएगा, नदी में भरा रहेगा, कुछ गबड़ा रहेगा, वो वाष्पित होगा, कुछ भूमि जलस्तर में जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा। तो इस तरह से पानी का मतलब एक चक्र चलता रहेगा, साइकिलिंग होता रहेगा। जिसका 1 बीघा खेत है वो तालाब उलाब खनवा दो यार, कुछ तो साइकिलिंग होगा। 4 बीघा है, लकी के 4 बीघा है। आप लोग सुनिए, तालाब था जो गायब हो गया था। शांत रहिए, शांत रहिए। एकदम बाबा करेक्ट बोले हैं। जितना सरकारी ज़मीन है सब पर लोग कब्जा कर लिए हैं, तो तालाब कहाँ रहेगा? यहाँ 2-3 बीघा में उन्हें गबड़ा पर था, और गबड़ा सब भर गया, खेत बन गया, घर बन गया। चलिए आगे। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है? ब्रह्मपुत्र और गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में गिनती किया जाता है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां और 10वां स्थान प्राप्त है। एक 8वें नंबर पर है कौन? ब्रह्मपुत्र, और 10वें नंबर पर है कौन? गंगा। आप बताइए जी, 10वां नंबर पर कौन है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दो में से एक होबे करेगा, मैया चाहे बाबू। ब्रह्मपुत्र 8वें नंबर पर और 10वें नंबर पर गंगा। बदाऊं केवल 690 अरब घन मीटर जल का उपयोग ही कर पाता है, जो कुल भारत के 32% है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है। कहा कि ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो निकलती हैं वहाँ से जल भंडारण नहीं हो पाता है। तो कैसे जल भंडारण हो पाएगा? हम उससे नदी निकालेंगे, मतलब कि छोटी छोटी नहर निकालेंगे, नदी निकालेंगे, हम उसका उपयोग सिंचाई में करेंगे। कुछ नदी में स्टोर रहेगा जो वाष्पीकरण होगा, ऐसा देखते हैं, तभी तो हम स्टोर कर सकते हैं ना। तो सब भाग के कहाँ चला जाएगा? सागर में। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है। इसमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा दिया गया: सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। पंडित जी कहते हैं गंगा कावेरी सिंधु ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। हे पांचों नदियाँ, मैं आपको आह्वान करता हूँ इस जलपात्र में आकर समाहित हो जाएं। देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है, ठीक है ना। अब जल संसाधन का उपयोग, जो जल हमारा संसाधन है हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। मिस, तीव्रतम माने क्या होता है? जल्दी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। अब ये को बोलिए कि खा ला पापा, आयो कहिए कि ठूसा पापा, तो दोनों में अंतर न है जी। आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्रों में त्वरित गति से बढ़ रही है। पेयजल, सिंचाई और उद्योग जैसे उपक्रमों के, कैसे पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए सब चीज़ों का उपयोग करते हैं ना हम, ठीक है। इसके बाद कल कारखाने में भी उपयोग होता है। एक बार हम देखे थे ना, शुरू में गए थे ना ट्रेनिंग में, तो हमको लगा ना कि कई लीटर दूध लेता है, पूरा टंकी में भरल रहता था। तो हम सोचते थे कि कितना दूध बोरे मंगा लेता है। एक दिन सवेरे गए 5 मिनट पहले, तो देख रहे हैं कि हाँ वो जो सुपरवा था ना, ला के मशीनों में बल्टिया से डाल रहा है। हम कल क्यों दूधवा का टंकी नहीं है, तो उन्हें जाके देखे तो क्या करें कि फेनैल पनिया में 4 बूंद फेनैलवा डाल रहा था, उजला हो जा रहा है। कहते दस तरीके, हम ही फेड़ा में थे कि 1 लीटर दूध लेता रोज। एकदम वाइट हो जाएगा जी, एकदम वाइट हो जाएगा। डाल के देखिए आप, डाल के देखिए। अरे 4 के जगह 8 बूंद मान लीजिए। बोतल डाल दीजिए, बोतलें डाल दीजिए। टैंक है तो बोतल डालिए। अरे भाई हम प्रयोग करने के लिए न कह रहे हैं, नहीं। जैसे मशीन चल रहा है ना, अब मान लीजिए कि आप काम करिएगा, ठीक है, काम करिएगा तो हाथ कट जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। तो मेटल में घर्षण होने से क्या होता है? रेल की 2 पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन हो या जब लोहा पर लोहा चलता है तो उससे क्या होता है? घर्षण से उसमें
वृद्धि होता है। तब वृद्धि होने से खाली स्थान भर गया, फिर रहने वाला आया, खाली स्थान भर गया, और नहीं तो पटरी क्या हो जाएगा, सब टेढ़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से जब वहाँ पे टूल्स काम करता था तो उसमें घर्षण होता है, तो घर्षण से मेटल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो छूते ही हाथ जल जाएगा, इसलिए वहाँ पे पानी गिरते रहता है। उसी वाटर को गिराया जाता है पाइप के माध्यम से, ताकि वो मेटल से जो काम कर रहा है, कट रहा है या जोड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो अच्छा से हो जाए। अब बात समझ में आया? तो ये सब जाइएगा, इंजीनियर बनिएगा ना, तब आपको कंपनी में भेजेगा। 3 साल का ट्रेनिंग रहेगा, तो 3 साल में कुल मिला के लगभग 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 1 साल तक के लिए आपको भेज देगा ट्रेनिंग के लिए। वहाँ जाके जैसे यहाँ पढ़िएगा खाली कि ऐसे लाइन खींचा जाता है, ऐसा नट होता है, ऐसा बोल्ट होता है। सिविल लाइन में या 2 तरह का होता है, सिविल या मैकेनिक। मैकेनिक सीखें या सिविल सीखें। सिविल वाला में जाइएगा तो आपको घर का नक्शा वगैरह बनाने के लिए सिखाता है, और मैकेनिकल में मैकेनिकल आपको ये सब मशीन का पार्ट पुर्जा, आपको नक्शा देख लेना है कि बोल्ट कहाँ लगेगा, ये नक्शा देख लेना है कि कहाँ मशीन में खराबी है। तो वो इंजीनियरिंग 2 को होता है, मैकेनिकल और सिविल। तो सिविल वाला ये वो घर का नक्शा बनाने के लिए 5000 से ज़्यादा लेता है। अभी खाली नक्शा ड्रॉ कर देगा 1 कट्ठा ज़मीन में, आपको सब कुछ बना के दे देगा उसी में। बात समझ में आया? और भी क्या होता है, आज के जो, खैर बता रहा हूँ, आज के जो इंजीनियर हैं वो सिर्फ मालिक का बात मानते हैं। क्या? कम से कम जगह में खाना हो जाए, पैखाना हो जाए, सूते वाला हो जाए, बैठे वाला हो जाए, सब हो जाए। तो खाना के नीचे पैखाना, सीढ़ी के नीचे खाना, सीढ़ी के नीचे टंकी, सीढ़ी के नीचे पैखाना, और पैखाना के ऊपर खाने का किचन। सही है, जानते हैं बात? आप लोग जानिए इस बात को। अगर आप घर बन रहा है आपके यहाँ, तो घर जीवन के लिए नहीं बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसमें वास्तु दोष होता है। आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर के देवता कभी वास नहीं करेंगे। किचन में देवता का वास होता है, आपको पता है? अन्न देवता है ना। अब कहाँ रखे हुए? खाना पैखाना के टंकी के ऊपर। अरे अन्न देवता को हम गोर ला के खाते हैं।